प्यारे बच्चों, साइंस के इस फिजिक्स के नए सेक्शन में आज हम लोग क्लास 10th का ये पहला सेशन करने जा रहे हैं और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस नए क्लास में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। मार्कर में इंक डाल दिया जाए थोड़ा सा। तो ये क्लास 10th का ये फर्स्ट सेशन है। आप लोग इसमें बने रहेंगे और ये विषय जो है इलेक्ट्रिसिटी, इससे जानने से पहले आप फिजिक्स के बारे में देखेंगे। फिजिक्स के 3 जो शाखाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। किसी भी एग्ज़ाम में फिजिक्स अपना एक अहम रोल प्ले करता है। उसमें से सबसे मेन जो 3 टॉपिक्स है वो है ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग लाइट भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अपने आप में एक अपना अलग स्थान रखता है। अतः आप लोगों से यह मेरा कहना है कि फिजिक्स के इस सेशन को आप ध्यान से देखेंगे, अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। ये हमारे जीवन का भी एक अहम हिस्सा है, इसके बिना अब हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस नए सेशन में इसको ढेर सारा मज़ा लेकर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब बातें होती है तो सबसे पहले हम लोग अपने चारों ओर जब नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं हमारे चारों ओर में पंखे चलते हुए आपको दिखाई देंगे। आपके घर के अनेक एपरेटस जो हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। आप जो रेलगाड़ी तक देखते हैं, अभी आधुनिक ज़माने के जितने भी ट्रेन्स वगैरह हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से ही चल पाते हैं। विभिन्न कार्य जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं उसमें जो मशीनें चलती हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से ही चलते हैं। जितने भी गैजेट्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस की तरह उसका यूज़ किया जाता है। यानी आधुनिक मानव का जीवन जो है, ये मॉडर्न जितने भी हम लोग हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले जीव जो हैं वो उनका जीवन इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव तो नहीं है। अभी के युग में आप सुबह का काम शुरू करते हैं और रात का काम तक, सब में इलेक्ट्रिसिटी अपना एक अहम रोल प्ले करता है। जहाँ तक की बात है कि आप मोटर चलाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, और जब आप सोने जाते हैं बेड पर तब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से ही आप सो पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि यह एनर्जी का एक ऐसा रूप जो कि अपने आप में हमारे जीवन के लिए अवश्य संभावी है। मतलब ये नहीं तो अब हम लोग नहीं रह पा सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक समय में इसका क्या उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। इसके अलावा और भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाकर देखेंगे। हालांकि ये तो फिजिक्स का एक चैप्टर है, लेकिन इसका हम लोग केमिकल कंपोजिशन भी आज देखेंगे कि किसी भी पदार्थ के लिए क्या गुण होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं आज, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्टेटमेंट है कि यह एक एनर्जी का रूप है, ये एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी तो आप जानते हैं कि कहीं भी आप चले जाइए इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पे एनर्जी आपको मिल जाएंगे। चाहे वह हीट एनर्जी की बात हो रही हो, चाहे वह लाइट एनर्जी की बात हो रही हो, साउंड एनर्जी की बात हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी की बातें हो रही हो। तरह तरह के एनर्जी के फॉर्म हैं, जिसमें से सबसे वाइटल है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसको तैयार करने के कई तरीके भी हैं। ठीक है, यह हमारे घरों में उपयोग में तो आता ही है, साथ ही साथ हमारे पूरे समाज के लिए भी यह एनर्जी एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है यह देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका निर्माण जो होता है वह चार्ज के फ्लो से होता है। एक नया शब्द अभी आपके सामने आया है, चार्ज निकल कर। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो आप उसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज के प्रवाह को कहा जाता है। फ्लो मीन्स होता है प्रवाह, यानी चार्ज अगर चलते रहता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिर आपके अंदर यह बात आएगी कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि हम जितने भी सबस्टांस को जानते हैं, जितने भी सबस्टांस होते हैं उन सब के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं।
एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि सभी पदार्थ में एटम पाया जाता है, इसे एटम कहा जाता है। एटम को हम लोग परमाणु कहते हैं, परम अणु, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, एटम के जो अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बीच में ये वाला हिस्सा, इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी आपको पहले से पता होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके बाहर चक्कर लगाते रहता है, ये इसके बाहर चक्कर लगा रहा है, इस तरह से सतह वो चक्कर लगाते रह रहा है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लीजिए या एटॉमिक पार्टिकल्स कर लीजिए, इसकी ये नेचर होती है, लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आखिर उत्पन्न इसके कारण कैसे हो रही है, तो देखिए इसका सारा श्रेय जाता है इसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब क्या होता है कि किसी एटम में, जनरली किसी एटम में न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की जो संख्या होती है और ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, हम जानते हैं जनरली कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या वो दोनों हमेशा सेम रहती है। ये हम पहले से भी पढ़े हुए हैं। जो एटॉमिक नंबर के बारे में जान रहे होंगे बच्चे, उनको पता होगा, केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्लास उनको करना होगा, उसमें वो देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो उनको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये उसके फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों किसी भी एलिमेंट का सेम होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एटम में, हम एलिमेंट में नहीं कर रहे हैं, किसी एटम में उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से सेम नहीं हो पाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों सेम नहीं होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, तब चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है। ये देखना है आपको, ठीक है। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन के गड़बड़ी के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है, उसी के कारण एनर्जी उत्पन्न होती है, जिस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। मेरे शब्द को सुनिए पूरे अच्छे से। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गड़बड़ी से उत्पन्न चार्ज की एनर्जी, पूरे को अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गड़बड़ी करे, मतलब किसी कारण से ऐसा हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों एक जैसा नहीं हो पाता है। और जब ऐसी गड़बड़ी होती है तब क्या उत्पन्न होता है, चार्ज। और जब चार्ज उत्पन्न होता है तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और जब एनर्जी निकलता है तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और इसी से जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर यह भी हम कह सकते हैं कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। यानी कि हम यह अभी जान चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के अंतर्गत उसके एटम में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ मेल नहीं खा रहा, यानी इक्वल नहीं हो रहा है, तो इस गड़बड़ी से चार्ज उत्पन्न हो जाता है और चार्ज के कारण एनर्जी उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सारा का सारा माजरा किस पर टिका हुआ था, इलेक्ट्रॉन पे था। इसकी गड़बड़ी आखिर किस प्रकार की होती होगी जिस पर ये सारा का सारा निर्भर है, ठीक है। धरती पे मौजूद सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। किसी में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी पदार्थों में पाए जाएंगे। हमारे शरीर में भी कई प्रकार के एलिमेंट्स जा रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं अपना। तब यह कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की यह गड़बड़ी किस प्रकार की है, यह भी देखेंगे अभी हम लोग। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हैं इसमें हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ी होती है,
ठीक है। अच्छा, ऐसा जब हो जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये ग्रेटर का साइन है। ये देखिएगा, आप चार्ज आज सीख लीजिए अच्छे से कैसे चार्ज उत्पन्न होता है। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा हो गई, किसी कारण से उसके एलिमेंट में किसी कारण से अरेंजमेंट उसका अलग हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई तो उसके एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, तब उस पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ, इस बार प्रोटॉन ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, और किसके अपेक्षा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तब क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि हमें एक बड़ी सीख मिली है कि सारा का सारा चक्कर जो है ये इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब निगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तब पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। तो चार्ज के बारे में भी तो हमें जानना होगा। ये तो हम जान गए कि ये दो तरह का चार्ज भी देख ले, लेकिन कहीं से कोई क्वेश्चन कर देगा कि अच्छा बताया जाए कि व्हाट इज चार्ज, तब हम क्या बताएंगे? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज चार्ज, तब आप उसको बताएंगे कि सभी पदार्थों का ऐसा गुण, जितने भी इस धरती पे पदार्थ है, सभी पदार्थों का एक गुण जिसमें वह प्रतिकर्षण या आकर्षण उत्पन्न करता है। या तो किसी चीज़ से हम लोग ज़्यादा एफिनेटेड होते हैं, यानी कि उसकी और जाना पसंद करते हैं। कभी कभी आप रास्ते पर चल रहे होते हैं और देखते हैं मिठाई सामने दुकान पे है, तो स्वतः आपका मन करता है ओह क्या बात है, थोड़ा सा देख देते हैं, अगर खरीद नहीं पाएंगे तो कम से कम देख लेते हैं। तो ये हुआ आकर्षण। कभी कोई सुंदर लड़की वगैरह दिख जाती है, आप सामने से चल रहे हैं तो आपका स्वतः मन चला जाएगा उधर देखने को, ये हुआ आकर्षण। अगर किसी कारण से कहीं रास्ते में चल रहे हैं और कुछ ऐसा चीज़ दिख जाता है जो आपको नहीं देखना था, कुछ बदबूदार है जो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, आप उसको नहीं देखेंगे, हम इसको नहीं देखना है, ठीक है, तो ये हुआ प्रतिकर्षण, मतलब उसको विरोध करता है। तो जब मानव के अंदर इस तरह का गुण है तो सभी पदार्थों के अंदर भी इस तरह का गुण है कि ये अट्रैक्ट करे किसी चीज़ को या रिपेल करे, ठीक है, आकर्षित करे या उस चीज़ को प्रतिकर्षित करे। तो चार्ज सभी पदार्थों का गुण जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। कोई पूछेगा आपको चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर आपसे कोई पूछ दे, ये नया चीज़ है आपके लिए, कि अच्छा निगेटिव चार्ज कैसे है, पॉजिटिव चार्ज कैसे, तो आप उनको ये समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा किसी भी पदार्थ में, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग कंघी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बालों में, और उसके बाद उससे कागज़ के टुकड़ों को चिपका लेते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा स्थिति इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि बालों में रब करने के दौरान एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसको बैलेंस किया जाता है। तो मतलब नेचर यह कहता है कि ये स्थिति तब तक उत्पन्न होती रहेगी जब तक कि दोनों में सहयुग्म ना उत्पन्न हो जाए, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, नेचर ये कहता है। लेकिन नेचर में कभी किसी कारण से अगर ये गड़बड़ियाँ हो जाती है तो उसको जब तक कंप्लीट ना बराबर किया जाए तब तक ये चलता रहेगा, ये आकर्षण प्रतिकर्षण चलता ही रहेगा ये, ठीक है। खास करके धातुओं में आपने सुना होगा नाम मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स में इसी तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, आपने नाम सुना होगा उसके बारे में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है कि इसके पास जो होता है एक खास गुण होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं तो अभी हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आपने अभी हाल में ही, हम बार बार एक एग्जांपल देते रहते हैं, ये एक मेटल है और यह एक नॉन मेटल है। क्लोरीन एक गैस है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है, और सोडियम एक मेटल है, एक ऐसा मेटल जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, मेटल के कैटेगरी में है तो, लेकिन थोड़ा सा अलग दुर्लभ मेटल है ये। अच्छा, दोनों के कंपोजिशन को भी हम लोग देखते हैं, तो दोनों के कंपोजिशन में हम देखते हैं एटॉमिक नंबर इसका ऐसा है, इसका एटॉमिक नंबर ऐसा है, तो ये अपना एक देता है। ये समझाने की हमको अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार इसकी चर्चाएँ हो चुकी है। तो ये 1 अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसका ऑक्टेट पूरा करता है। ये केमिस्ट्री के क्लास में आगे आपको और भी अच्छे से डिटेल से हम इसको शेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी हुई कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, नॉन मेटल का क्या खासियत था, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यही चीज़ यहाँ दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में कम हो रही है और किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। यह चीज़ अपने आप में सबसे अलग है। तो जनरली ऐसा होता क्यों है, इसका कारण है कि जितने भी मेटल हैं, मेटल के एटम जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें देखेंगे। तो ये मेटल के एटम्स हैं और ये हैं नॉन मेटल के एटम्स। नॉन मेटल्स के एटम थोड़े अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अच्छा, तो जिसकी ज़्यादा स्पेस होगी उसमें ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ रह पाएगा, तो इसका स्पेस ज़्यादा है, इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर पाता है। इसका स्पेस कम है, इसीलिए इसमें कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता है। यही कारण है कि भैया जी के पास ज़्यादा हो जाता है तो ये अपना रिलीज भी कर देते हैं। कभी भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगा कि नॉन मेटल किसी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे या दे, ठीक है। तब इसका क्या कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी से, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी पदार्थ में अगर जाना है तो उसमें फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। यानी अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि हम लोग मेटल के वायर वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, कॉपर के वायर बनवाते हैं, एल्युमिनियम के वायर बनवाते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो गोल्ड की भी वायर बनवाया जा सकता है, ठीक है, उसमें भी करंट फ्लो करवाया जा सकता है, ठीक। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी मेटल होंगे उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया ना इसको, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कोई दिक्कतें नहीं हुई है। अगर ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन अपना, तो इसको दिक्कत और आ जाएगी, चलो अब हमको 2 और कहीं से ढूंढना पड़ेगा। ये दे दिया, बोल रहा चलो हम दे देते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यही गुण है मेटल का कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में काफ़ी मदद करते हैं। यही कारण है कि हम लोग मेटल से बने हुए तार का उपयोग अपने घरों में करते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में यूज करते होंगे एल्युमिनियम के वायर का, कॉपर के वायर का, और भी तरह तरह के वायरों का उपयोग करते होंगे। अच्छा, इतना दूर तक तो हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जब तक हम इसको मिटा रहे हैं तो एक बार फिर से रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरली चार्ज का फ्लो है, और अगर आपसे चार्ज कोई पूछेगा तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ी से चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इसमें कोई भी एक मेटल का वायर अगर है आपके पास में, ये मेटल का वायर है जिसके साथ हमने क्या किया है, एक सेल को जोड़ दिया है। अगर आप जान रहे होंगे तो ये एक सेल या बैटरी का लीजिए इसको, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये बैटरी वाला सेल है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो इसके सारे के सारे जो जितने भी इसके अंदर पार्टिकल सब हैं वो एकदम एक सीध में रहेंगे, एकदम फिक्स हो जाएंगे, ये इस तरह से रहेंगे। देखते जाएंगे आप, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको वायर के अंदर का, ठीक है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा, एक
ऐसा भी जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल नहीं जोड़ रहे हैं, विदाउट सेल है ये, विदाउट सेल ये वायर है, ठीक है। देखिए दोनों में आपको अंतर खुद ही झलक रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। जब हम मेटल के वायर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो देखिए सबका डायरेक्शन देख लीजिए, और जब हम मेटल के तार को ऐसे ही रखते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के, विदाउट सेल के, तब किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो सही से होता है तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर ले रहा है, आपस में चिपका रहा है। ये समझिए प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इस तरह से तार के अंदर का कंपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर अभी ये जैसे तैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसको कोई भी अरेंज करने वाला नहीं है। तो ये अभी हम बताना चाह रहे थे मेटल के वायर के अंदर की स्थिति दो कंडीशन में, एक जब सेल लगा रहे, दूसरा जब सेल नहीं लगा रहे। कुल मिलाकर हम यह निर्णय ले पा सकते हैं अब कि चार्ज के कारण जहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का ही वास्तविक रूप है, यानी कि चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने मन में इस चीज़ को बिठा लेंगे। अगर आपसे कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप कह देंगे कि सर सारा का सारा खेल इस बीच वाले का है, इसी के कारण सर चार्ज उत्पन्न हो रहा है और इसी के फ्लो से सर ऐसा हो रहा है। तो इसको एक बार रीअरेंज कर देते हैं, ज़रा सा इस जगह को इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं चार्ज, यहाँ पे हम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको अच्छे से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ियाँ हुई तो उससे उत्पन्न होगा चार्ज, और अगर चार्ज लगातार चलता रहे तब क्या बनेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था आपके इलेक्ट्रिसिटी के उत्पन्न होने का कंप्लीट कारण, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होती है तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। चलिए ये तो पता चल गया है। अब हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ क्या उपयोग है यह भी देखेंगे हम लोग अभी अच्छे से। तो हम देखते हैं, अगर आपसे पूछेंगे कि यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी सिंपल है, तो इसके कई सारे यूजेज हैं। आप अपने हाउस होल्ड काम में भी करते हैं इसका यूज। अब तो ज़माना ऐसा आ गया कि हम लोग सब लगातार बहुत तरह के काम अपने घरों में आधारित हो गया हमारा बिजली पर ही। हम लोग मिक्सी चलाते हैं, हम लोग ग्राइंडर चलाते हैं, हम लोग जूस मशीन चलाते हैं, हम लोग किचन में ये आजकल ये कुकर भी आ गया, इंडक्शन कुकर आ गया है, हमारा स्टीम वाटर का जग आ गया है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे चीज़ आ गए हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जो भी हैं वो सब के सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सहारे ही चलाते हैं। आपका रेलवे भी इसी के सहारे चलता है। रेलवे में भी देखते हैं अब जो गति आई है, पहले ज़माने में हम लोग वाष्प इंजन का उपयोग करते थे, फिर कोयला इंजन आया, फिर डीजल इंजन आया, और अब आ गया है कौन सा इंजन, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इंजन। ये सबसे अच्छा अभी तक का, ठीक है। कई देशों में अभी मैग्नेटिक इंजन का भी प्रयोग किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में सोलर इंजन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो बदलते जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक रेलवे को सहयोग करता रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी तरह के मशीन है, फैक्ट्री के मशीन को रन करवाने में भी इलेक्ट्रिसिटी का ही योगदान है। साथ ही साथ जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कंप्यूटर लैब हैं, ठीक है, लैबोरेटरी है, ये सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है। यहाँ तक कि किसान जो भोजन के लिए अन्न उपजाता है ट्यूबवेल सबसे, उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, मोटर वगैरह चला के यूज़ करता है जो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने अभी देखा था यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो जनरली दो कैटेगरी में इलेक्ट्रिसिटी को बांटा गया है। एक कैटेगरी जिसका नाम है स्टैटिक,
इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थितिज विद्युत और इसको कहते हैं हम लोग विद्युत धारा। ठीक है, दोनों तरह के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपके क्लास में पढ़ना है आपको। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मिनिमम और सबसे छोटा रूप है। इसको समझा जाए इस तरह से कि कभी कभी आप देखते होंगे अपने घरों में ऐसे भी आप अगर नॉर्मली खड़े हैं तो नेचर के कई सारे चीज़ जो है आपके शरीर पर आके गिरते हैं, आपको पता नहीं चलता है। और आम तौर पर माना जाता है कि जब हम खुले हवा में जब विचरण करते रहते हैं, यानी घूमते टहलते रहते हैं, तो अपने शरीर पर आवेश आके जमा हो जाता है। और जब आप उस कपड़ों को अपना उतारते हैं तो उस पर भी आवेश रहता है। और दोनों आवेश एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर अपोजिट वाला आवेश मिलता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसमें बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम तरीका होता है। ठीक है, ये कभी कभी शर्ट वगैरह को खोलते होंगे आप तो आपको चट चट की आवाज़, चिंगारी निकलने की आवाज़ें सुनाई देती होगी। ठीक है, या आप उसको महसूस भी करते होंगे। या आपने देखा होगा बालों पर कंघी को लगाकर और उसको कागज़ के टुकड़ों से चिपका कर देखते हैं, तब भी वो चिपक जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा फॉर्म जो काफ़ी क्या हो, लोएस्ट पावर वाला हो। ठीक है, इसके सहारे से हम पंखे नहीं चला सकते हैं, इसके सहारे से मोटर नहीं चला सकते हैं। ये एक ऐसा ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग थोड़े बहुत अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ घरेलू चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कागज़ के टुकड़ों को उठाने में। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में और एक दो चीज़ों को चिपकाने में, उठाने में, एक दूसरे की ओर आकर्षित करने में, बस इतना तक इसका काम है। और इसके अलावा इसका कोई खास योगदान नहीं है। तो पुराने ज़माने में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लोग स्यूडो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते थे, जिसको भूतहा इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था। लोग को लगता था कि ये कैसे हो गया, इसके अंदर कैसे पावर आ गई कि कलम के सहारे भी हम इसको उठा पा रहे हैं, कागज़ के टुकड़ों को उठा पा रहे हैं, कंघी के सहारे भी हम कागज़ के टुकड़ों को उठा पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? लोग को पता ही नहीं था कि चार्ज ये सारा काम करवा रहा है। सारा का सारा खेल चार्ज का है। ठीक है, दूसरे तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एकदम इससे विपरीत है। ये जहाँ एक और काफ़ी छोटा और सूक्ष्म है, ये अपने आप में बृहत स्थान रखता है। इतना पावरफुल कि आदमी को 10 मिनट नहीं लगेगा, जला कर राख कर देगा। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक शवदाह का, जिसमें एक और मुर्दे को डालते हैं और 2 मिनट के बाद उससे मुर्दे का राख बन के 5 मिनट बाद मुर्दे का राख उधर से निकलता है। वो इलेक्ट्रिक शवदाह है। इलेक्ट्रिक तरीके से लाश को जलाया जाता है, यानी कितना पावरफुल उसके अंदर में हीट होगा जिसके कारण वो जल जाता है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रिसिटी है जो कि अपने आप में सबसे अद्भुत है। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हमने एक शब्द बोला कि हीट है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ और भी प्राप्त हो रहे हैं हमें। क्या, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट मिलता है। हम अपने घरों में लाइट वगैरह जलाते हैं, तरह तरह के लाइटों का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हमें हीट भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी है। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो 2 रूप में जनरली बढ़ जाता है आगे चल के। ठीक है, एक बढ़ता है हीट एनर्जी के रूप में और दूसरा बढ़ता है लाइट एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आगे एक छोटा सा और हम लोग टॉपिक अभी शेयर करने वाले हैं आपसे। इसमें अभी हमने देखा था चार्ज के बारे में। चार्ज 2 तरह के होते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे कूलॉम। उन्होंने क्या किया था उनके बारे में भी देखिए, LOUMB, एक बार देख लेना है स्पेलिंग भी। कूलॉम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है द थ्योरी ऑफ चार्ज। देखिए इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने 2-3 तरह की चीज़ें दी थी। उन्होंने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है
और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलता है तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज ही है और सामने वाले में भी निगेटिव चार्ज ही है और दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तब भी रिपेल का ही कंडीशन उत्पन्न होगा, यानी प्रतिकर्षण ही होगा। अच्छा, और देखते हैं इस बार, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में निगेटिव चार्ज है, तब दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, यानी आकर्षण करेंगे, आकर्षण उत्पन्न होगी। तो कूलम साहब ने इस तरह की एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग कूलम लॉ भी कहते हैं, इसी का नाम हम लोग कूलम लॉ भी रखे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कूलम लॉ क्या है और किसके बारे में है, तो बोलेंगे चार्ज के बारे में दिए गए थ्योरी को कूलम लॉ कहते हैं, जिसके अनुसार अगर सेम चार्ज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो रिपल्सन होता है, इसी को रिपेल करना कहते हैं या रिपल्सन कहते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ मिलता है तो इसे अट्रैक्शन होना कहते हैं। इन्हीं के सम्मान में इन्होंने क्या किया, और वैज्ञानिकों ने मिलकर चार्ज का एक मात्रक ही रख दिया, उसका नाम सी से ये है स्टार्ट है, इसलिए इसको चार्ज को सी से ही दिखाया जाता है, कूलम से ही दिखाया जाता है। 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, इसी तरह से दिखाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनल उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, कैसे ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, मेटल और नॉन मेटल में किस तरह की स्थितियां होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिसिटी के क्या उपयोग है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें कौन से 2 एनर्जी के फॉर्म मिलते हैं, साथ ही साथ कूलम लॉ के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो अब हम अगला जो चैप्टर, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अगले सेशन में, उसमें हम लोग देखेंगे इंसुलेटर के बारे में और कंडक्टर के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल्स, क्यों ऐसा होता है कि एवोनाइट का छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाता है, क्यों ऐसा होता है कि बालों पर हम लोग कंघी को रगड़ लेते हैं और उसके बाद हम कागज़ के टुकड़ों में सटाते हैं तो वो चिपक जाता है। ऐसा कई घटनाओं का हम लोग अगले दिन डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के एक जानदार टॉपिक को और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत सारे थ्योरी को लेकर आया था, आप इसे घर पे जाके पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें आएंगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।